हेलो बच्चों, दिस इज प्रिया पाठक, योर साइंस मेंटर, एजुकेटर एंड दोस्त। कैसे हो आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th की बायोलॉजी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर को डिटेल में हम लोग समझ चुके हैं, इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कर चुके हैं। आज की क्लास में जो हम लोग करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। मैं चाहूंगी अगर आप लोग डायरेक्टली चैप्टर को बिना समझे यहाँ पर आ रहे हैं तो बच्चा ऐसा मत करिएगा। पहले जाइए, चैप्टर को समझिए, वीडियो आपका अपलोड हो चुका है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करिए और उसके बाद आप यहाँ पर आइए। आप चाहें तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्किप कर सकते हैं, उसके पहले भी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, लेकिन चैप्टर जरूर समझिएगा। अगर चैप्टर नहीं समझेंगे तो आंसर नहीं आएंगे, एमसीक्यू समझ नहीं आएंगे। तो मैं नहीं चाहती हूँ कुछ भी ऐसा हो जो बच्चों को समझना है, इसलिए तो आप लोगों को इतनी सारी चीजें करवा रहे हैं हर चैप्टर से, है ना बेटा। सभी चैप्टर को पहले डिटेल में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं, एमसीक्यूज भी करवा रहे हैं, अगर इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है तो वो भी करवा रहे हैं। तो किसी भी तरीके से कहीं पर भी भाई बच्चों का लॉस नहीं ही होना चाहिए। तो आ जाइए, इसी अच्छी सी बात के साथ आपकी क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और एमसीक्यूज को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी बच्चों, मेरे आंसर देने से पहले आपके आंसर आ जाने चाहिए। अगर आंसर नहीं आ रहे हैं यानी कि अभी रिवीजन की और जरूरत है आप लोगों को, राइट। तो एक बार ये आपका भी टेस्ट का टाइम है ना। चलिए आ जाइए, है ना। चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9th की बायोलॉजी का आपका चैप्टर है ये, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आ जाइए जरा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है? द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। हमने बच्चों सेल पढ़ा था, सेल क्या होता है ये जाना था, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई ये सीखा हमने, सेल थ्योरी क्या थी ये सीखा, कितने तरीके के अलग अलग सेल्स होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। तभी मैंने आपको बताया था एक सेल होता है जो क्या काम करता है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस का काम करता है, जिसका काम होता है सिग्नल को ट्रांसफर करना। उस सेल को हम लोग नर्व सेल बुलाते हैं, राइट बेटा। कुछ इस तरीके का वो हमको दिखता है ना। ये आपकी एक्सोन होती है पूरी, राइट। ये आपके गैप का भी मैंने आपको नाम बताया था, है ना। ये पूरा आपके एक्सोन का स्ट्रक्चर होता है। तो यही एक्सोन जो कि क्या कर रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल कर रहा है, सिग्नल को आपकी बॉडी में ट्रांसमिट कर रहा है। यही जो एक्सोन है ये क्या होता है बेटा, लार्जेस्ट सेल होता है। यानी कि लार्जेस्ट सेल क्या है, नर्व सेल है। बिना सोचे टिक मार दो, कहां लिखा है भाई नर्व सेल, ऑप्शन नंबर ए पर ही लिखा हुआ है नर्व सेल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सेल क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि सेल क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, और भी इसकी डेफिनेशंस बताई थी, आप लोग वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। द बैरियर बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को हम क्या बुला रहे हैं बेटा, प्रोटोप्लाज्म बुला रहे हैं, ठीक है। एंड द अदर एनवायरमेंट इन एन एनिमल सेल, क्या कह रहे हैं, एनिमल सेल है, एनिमल सेल में क्या है, ये आपका पूरा न्यूक्लियस है, ये आपका पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। तो ये इनके बीच और एनवायरमेंट, ये आपका एनवायरमेंट होगा, ये सेल है, ये बाहर का कोई एनवायरमेंट है ना। तो इनके बीच में बैरियर क्या होता है, तो जो बैरियर क्या होगा, जो सेल की आउटर मेम्ब्रेन होगी वही बैरियर होगी, है ना। तो भाई आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है भाई, एनिमल सेल में सेल वॉल तो होती नहीं है बेटा, है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से पहले तो ये साइटोप्लाज्म आपका आ जाता है। टोनोप्लास्ट तो जो वैक्यूल में लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसको टोनोप्लास्ट बुलाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, एज अ बैरियर वर्क करती है ना। ये आपका पूरा अंदर का सेल है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस यानी कि प्रोटोप्लाज्म है, और ये बाहर का एनवायरमेंट है, और इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही है। किसकी बनी हुई है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है।
द टर्म सेल वॉज गिवन बाय, सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था? तो भैया सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था ये किन्होंने? रॉबर्ट हुक चाचा ने। हाँ जी, क्या नाम है इनका? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में। कैसा सेल को डिस्कवर किया था बच्चों? डेड सेल को डिस्कवर किया था। कहां से लिया था? बार्क ऑफ ट्री से। क्या लिया था? कॉर्क लिया था। और जब इस कॉर्क को माइक्रोस्कोप में देखा था तो इनको क्या लगा था कि ये तो एकदम हनी कॉम्ब के जैसा है, हनी कॉम्ब के जैसा है, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसा है ये, है ना। तो ये सारी बातें किसने निकाली थी? किसने ये डिस्कवरी करी थी? रॉबर्ट हुक चाचा ने डिस्कवरी करी थी। ठीक है, 1665 में करी थी। डेड सेल को डिस्कवर किया था, याद रखेंगे। Who proposed the cell theory? सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी क्या होती है? सेल थ्योरी में क्या बोला था कि all the plants and animals are composed of cell। पहला पॉइंट तो ये बोला था कि सभी प्लांट्स और एनिमल्स किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। और दूसरा पॉइंट क्या बोला था कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है भाई? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो ये जो थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी, ये किसने दी थी? तो भाई सेल थ्योरी किसने दी थी? ये दोनों अंकल जी कौन है? ये दोनों अंकल जी हैं शील्डन एंड श्वान। यानी कि सेल थ्योरी किसने दी थी? शील्डन एंड श्वान ने दी थी। और इसी थ्योरी को एक्सटेंड किसने किया था बेटा? एक्सटेंड किया था रुडोल्फ विरकाउ ने। ठीक है, इसी थ्योरी को एक्सटेंड किया था रुडोल्फ विरकाउ ने। A plant cell differ from an animal cell in the absence of। क्या कह रहे हैं कि इनमें से ऐसा क्या है जो प्लांट सेल एनिमल सेल में पाया जाता है लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है? तो देखिए जरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में ही पाए जाते हैं, तो ये तो नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, नहीं होगा। राइबोसोम एनिमल सेल में भी पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है। करेक्ट आंसर इज सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में बेटा पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं बच्चों? सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम इज फाउंड इन। सेंट्रोसोम सेल के अंदर कहाँ पाए जाते हैं? ऑफ कोर्स बच्चों, साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना। ज्यादातर चीजें हमारी क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो है ना। आपको मैंने पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ाए थे, उसके बाद मैंने सेल ऑर्गेनल पढ़ाया था। तो सेल ऑर्गेनल में हमने क्या पढ़ा था? जो सभी सेल ऑर्गेनल हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो भाई ये जो सेंट्रोसोम है ये कहाँ पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाएगा। न्यूक्लियस तो पार्ट ऑफ सेल होता है, न्यूक्लियस तो पार्ट ऑफ सेल होता है ना। न्यूक्लियस को उससे साइटोप्लाज्म से कौन सेपरेट करता है? न्यूक्लियर एनवेलप सेपरेट करती है ना। ये आपका साइटोप्लाज्म है पूरा, ये साइटोप्लाज्म है पूरा, ये आपका न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म सेपरेट किससे होते हैं? इस तरीके की न्यूक्लियर एनवेलप होती है। वेरी सॉरी फॉर माय बैड आर्ट बच्चों, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है भाई, न्यूक्लियस आपका साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है और जो बाकी के सेल ऑर्गेनल होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो सेंट्रोसोम भी कहाँ पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में ही पाया जाएगा। चमका यानी चमका। द पावर हाउस ऑफ द सेल, किसको बुलाते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? कौन करता है एटीपी को जनरेट? कहाँ होती है सेलुलर रेस्पिरेशन? तो कौन करता है मैडम? माइटोकॉन्ड्रिया करता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज चला जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देता है और एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोडक्ट में निकलती है, यानी कि रेस्पिरेशन होता है। और ये एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? एटीपी के फॉर्म में निकलती है। ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी बना रहा है, जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होते हैं, जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बुलाते हैं।
समझे या नहीं समझे? तो इस एमसीक्यू में हम कितनी सारी चीजें सीखे कि भाई सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज आपका टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी बनती है, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बनती है, एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी बन रही है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है बच्चों, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अगर इतना भी पढ़ जाओगे ना तो फोड़ के आ जाओगे। चलो आ जाओ आगे। Within a cell, the site of respiration oxidation is low. ये अभी पहले वाली स्लाइड पे बताया कि साइट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है, कहाँ पे होता है रेस्पिरेशन, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, पीछे वाली स्लाइड पे हमने देखा। Which is called a suicidal bag of the cell. Suicidal bag of the cell किसे बुलाते हैं? लाइजोसोम को बुलाते हैं। किसे बुलाते हैं? लाइजोसोम को बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइजोसोम में पाई जाती हैं बहुत सारी एंजाइम्स। जब कोई फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी पर अटैक करता है, ये एक्टिवेट हो जाती हैं और वो हमारी बॉडी को, फॉरेन एजेंट सभी सेल्स को डैमेज ना कर दे, इसलिए ये क्या करती हैं, अपने सेल्स को ही बस्ट कर लेती हैं और ये एंजाइम अपने सेल को ही खा जाती हैं। तो बाकी सेल्स की जान बचाने के लिए इन्होंने अपने सेल को बस्ट कर लिया, लाइजोसोम बस्ट हो गया, एंजाइम्स निकल गए, अपने सेल को ही खा गई, यानी कि इन्होंने सुसाइड कर ली दूसरों के लिए, इसलिए लाइजोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बुलाते हैं। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई लाइजोसोम इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। समझे या नहीं समझे? आगे आ जाओ। राइबोसोम्स आर द सेंटर फॉर, राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? इधर देखो बच्चों, क्या पढ़ा था? न्यूक्लियस पढ़ा था। न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है? न्यूक्लियर एनवलप होता है। क्या होता है बच्चा? न्यूक्लियर एनवलप होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? इस तरीके से क्रोमेटिन मटेरियल और न्यूक्लियोलस होता है। ये न्यूक्लियोलस क्या करता है? राइबोसोम्स बनाता है और ये राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो बस यही तो पूछा है, राइबोसोम्स आर द सेंटर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। टिक मारा ना, आंसर एकदम करेक्ट होगा। कहाँ बनते हैं? मैंने आपको बता दिया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, वो राइबोसोम को बनाता है। डबल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, इनमें से किस सेल ऑर्गेनल के पास डबल मेम्ब्रेन देखने के लिए नहीं मिलती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होती है, क्लोरोप्लास्ट के पास होती है, न्यूक्लियस के पास होती है, लाइजोसोम के पास डबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। सेल ऑर्गेनल फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, ऐसा सेल ऑर्गेनल इनमें से जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है तो प्लास्टिड, बाकी गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम ये सभी पाए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म लैकिंग न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन फाउंड बाउंड ऑर्गेनल आर, वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ना तो न्यूक्लियस पाया जाता है ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाए जाते हैं, उनको क्या बुलाते हैं? उनको प्रोकैरियोट्स बुलाते हैं। ये सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका डीएनए जो रहता है ना वो ओपनली सेल में पड़ा रहता है। ठीक है, ऐसे ही खुला पड़ा रहता है क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस होता नहीं है, न्यूक्लियर एनवेलप होता नहीं है। नेटवर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अगेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सेल ऑर्गेनल और सभी सेल ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं थी। लाइजोसोम आर द रिजर्वॉयर ऑफ, अभी मैंने लाइजोसोम के बारे में आपको पढ़ाया कि लाइजोसोम सुसाइड बैग होता है। क्यों सुसाइड करता है? क्योंकि उसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, वो अपने सेल को बस्ट कर देते हैं। तो क्या होता है लाइजोसोम के अंदर? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं बेटा। द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड, भाई जो आपकी वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बुलाते हैं बेटा? उस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? टोनोप्लास्ट बुलाते हैं। सेल सिक्रीशन इज डन बाय, सेल सिक्रीशन किसके हेल्प से होता है? गोल्जी अपैरेटस की हेल्प से होता है। सेंट्रियोल्स आर एसोसिएटेड विद, सेंट्रियोल्स कहाँ पर क्या करते हैं, किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? तो स्पिंडल फॉर्मेशन। मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल में मेन डिफरेंस क्या है भाई?
एनिमल सेल के पास एक ही प्रोटेक्शन होता है, यानी कि एक ही मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल के पास क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, सेल वॉल भी होती है। और आपका ये सेंट्रियोल जो होता है वो एनिमल सेल के पास से पाया जाता है, प्लांट सेल के पास नहीं पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये प्लांट सेल में होता है, ये एनिमल सेल में होता है, यही डिफरेंस है। एनिमल सेल लैकिंग न्यूक्लियाई वुड ऑल्सो लैक, कह रहे वो एनिमल सेल जिसमें न्यूक्लियाई ना हो तो और क्या नहीं होगा, तो और बेटा क्रोमोसोम्स नहीं होंगे। क्यों मैम, क्योंकि बेटा देखो ये न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है, ये क्रोमेटिन मटेरियल जब कंडेंस हो जाता है तब क्रोमोसोम बनते हैं। तो कहीं ना कहीं क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर ही तो प्रेजेंट है बेटा। न्यूक्लियस नहीं होगा तो क्रोमोसोम कैसे होंगे, इसलिए अगर किसी सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा तो क्रोमोसोम भी नहीं होंगे। प्लाज्मोलिसिस अकर्स ड्यू टू, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ सेल। प्लाज्मोलिसिस किसकी वजह से होती है, एंडोज ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अ प्लांट सेल बिकेम टर्जिड ड्यू टू, किसकी वजह से प्लांट सेल आपका क्या हो जाता है, टर्जिट हो जाता है, तो एंडोज ऑस्मोसिस की वजह से हो जाता है, जब प्लांट सेल में पानी भर जाता है। सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज हायर इन एक्सटर्नल सॉल्यूशन, वो आपका सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन आपका ज्यादा है उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, उसको हम लोग बुलाएंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विल बी, अगर हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो क्या होगा, वो सेल श्रिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। द रेडिएंट एनर्जी ऑफ सनलाइट इज कन्वर्टेड टू अ केमिकल एनर्जी एंड इज स्टोर्ड एज, हाँ जी बेटा जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर रहती है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहती है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। Which of the following organelle does not have membrane, इनमें से किस सेल ऑर्गेनल के पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियस के पास होती है, क्लोरोप्लास्ट के पास होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होती है, राइबोसोम्स के पास नहीं होती है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है। रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू, बेटा जो रूट होती हैं वो वाटर को सॉइल से किस प्रोसेस से एब्जॉर्ब करती हैं, तो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। तो जो आपकी रूट्स होती हैं प्लांट की, मिट्टी से पानी लेती हैं, वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से लेती हैं। द नंबर ऑफ लेंसेज इन कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप इज, ओके ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है ना बेटा, इसमें कितने लेंसेज पाए जाते हैं, तो 2 लेंसेज पाए जाते हैं। ठीक है, ये एकदम खुद्दू से क्वेश्चन है ना। द हिस्ट्री ऑफ द सेल बिगिन इन 1665, ये फिर से वही है कि 1665 में सेल की हिस्ट्री शुरू हुई थी, किसने करी थी, क्या करी थी, तो रॉबर्ट हुक ने करी थी। सेल इंक्लूजन्स आर, सेल इंक्लूजन्स क्या होते हैं, अनदर नेम ऑफ सेल ऑर्गेनल नहीं, साइटोस्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ सेल नहीं, कंबाइंड नेम ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, नॉन लिविंग मटेरियल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। सेल इंक्लूजन क्या होते हैं, वो नॉन लिविंग मटेरियल जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। विच सेल ऑर्गेनल इज नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है, तो इट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्यूलर पार्ट possesses a डबल मेम्ब्रेन, इनमें से किस सेल ऑर्गेनल के पास डबल मेम्ब्रेन होती है, तो न्यूक्लियस पे भी होती है, क्लोरोप्लास्ट पे भी होती है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया पे भी होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सिस्टर्ने एंड ऑक्सीजोम्स आर एसोसिएटेड विद, ये किससे एसोसिएटेड है, माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया में आपने देखा होगा ना, इस तरीके की इमेज देख पा रहे हो, ये जो मेम्ब्रेन एक फोल्ड्स के फॉर्म में, इसे सिस्टर्ने बुलाते हैं। कैरियोथिका इज अनदर नेम ऑफ, ये कैरियोथिका किसका अनदर नेम होता है, तो न्यूक्लियर एनवेलप का दूसरा नाम होता है बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सेल ऑर्गेनल दैट एक्ट एज सपोर्टिंग स्केलेटल एंड फ्रेमवर्क ऑफ द सेल इज, इमेज यहाँ पर बनी हुई है, क्या है करेक्ट आंसर, कौन सा सेल ऑर्गेनल एज अ सपोर्टिंग स्केलेटल वर्क करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर बुलाते हैं। 2 टाइप के होते हैं, आरईआर और एसईआर। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, बी ऑप्शन।
सेल वॉल ऑफ प्लांट इज चीफली कंपोज्ड ऑफ, प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ऑप्शन नंबर बी। इंटरसेलुलर कनेक्शन ऑफ द प्लांट सेल आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है बच्चों, आपके जो प्लांट सेल आपस में जो कनेक्टेड होते हैं ना, इसको क्या बुलाते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बुलाते हैं। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द, जीन्स किसके ऊपर पाए जाते हैं, ये देखो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के इधर क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है, ये न्यूक्लियस होता है, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है ना। ये क्रोमोसोम के ऊपर जब क्या आ जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स आ जाते हैं, तो इसको डीएनए बुलाते हैं, राइट। और इसके ऊपर क्या होती है, जीन्स होती हैं। तो जीन्स जनरली कहाँ होती हैं, क्रोमोसोम के ऊपर ही तो है, क्योंकि क्रोमोसोम के ऊपर जब हिस्टोन प्रोटीन आ रहे हैं उसको डीएनए बुला रहे हैं, और डीएनए के छोटे से सेगमेंट को जीन बुलाते हैं। तो जीन कहाँ होती है, क्रोमोसोम्स पर होती है। क्रोमेटिन मटेरियल किसका बना हुआ होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है क्रोमेटिन मटेरियल। तो बच्चों द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए हैं। होप सो क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपके डाउट को मैं जरूर क्लियर करूंगी। अब जो कि क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद बच्चों।